सीतापुर का सूरज जैसे ही खेतों के पीछे झांकता, राधा अपने घर के आंगन में अपने दैनिक काम करते हुए माँ की खांसी सुनती। छोटी सी झोपड़ी, पुरानी चारपाई, यही उनकी दुनिया थी। माँ फिर से खांसने लगी। आप वैद्य जी की दवा तो कुछ काम ही नहीं कर रही। मैं आपको सीधे शहर जाकर डॉक्टर साहब को दिखा लाऊंगी। बिटिया, तू कहाँ से लाएगी इतने पैसे? तू तो सुबह से शाम तक मिट्टी की मूर्तियां बनाने में ही लगी रहती है। मेरी भी देखभाल करती है। अब और कितना बोझ उठाएगी? माँ, बोझ तो आप है ही नहीं, आप तो मेरी जान है। बस आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर देखना कैसे हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। तभी दरवाजे पर मीना खड़ी होती है। वो थी गांव के ठाकुर वीरेंद्र की बेटी। चेहरे पर मुस्कान और अपनापन लिए मीना राधा और राधा की माँ को भीतर देखकर वो सीधे अंदर चली जाती है। अरे राधा, आज तुमने सूरज उगने से पहले ही सब काम कर लिया क्या, जो मौसी जी के साथ बैठकर बातें कर रही हो? मीना, क्या ही बोलूं तुझे। मेरे नसीब में माँ के साथ शांति से बैठकर बात करने का समय कहाँ। मैं तो बस माँ को दवाई देने आई थी। मुझे तुम्हारे जैसे अपने परिवार के साथ सुकून से समय बिताने का अवसर कहाँ मिलेगा। हम जैसे लोगों को तो या तो मेहनत करनी होती है या माँ की खांसी सुननी होती है। अरे अरे रुक जा राधा, ऐसा क्यों बोल रही है तू? क्या हुआ मौसी को? कल भी नहीं देखा मंदिर में। मौसी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? राधा चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने सिर झुकाकर कहा, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। दवा के पैसे नहीं है। बाबा के जाने के बाद माँ ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और अब उम्र बढ़ने के साथ ये बीमार पड़ने लगी है। सोच रही हूँ खेत की ज़मीन के कागज़ गिरवी रख दूँ। बाबा के जाने के बाद वो ज़मीन भी सूनी पड़ी है। अब हमसे तो खेती होगी नहीं। शायद ज़मीन गिरवी रखकर कुछ महीनों की दवाई का जुगाड़ हो जाए। मीना चौकी फिर बिना झिझक के बोली, पागल है क्या? तेरे पास एक ही मूल्यवान संपत्ति है और वो भी तू गिरवी रखेगी। तू मुझे अपनी समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताती है? मीना, अब तुझसे किस मुंह से मांगूं? तू तो राजकुमारी है, मैं भिखारन। हमारे रिश्ते में क्या समानता। देख राधा, तेरी यह बात दिल दुखा देती है। तू मेरी बचपन की सहेली है। तेरी माँ मेरी माँ जैसी है, लेकिन मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तू तो मुझसे मुफ्त में मदद लेगी नहीं, इसलिए तू मुझे खेत के कागज दे। मैं पिताजी से कहकर किसी सेठ से बात करवाती हूँ। तुझे पैसे भी मिलेंगे और जमीन भी तेरे नाम रहेगी। ब्याज वगैरह की चिंता मत करना, ठीक है? पर जमीन के कागज तो बहुत कीमती है मीना। कहीं कुछ हो गया तो मैं तो बस सोच ही रही थी, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी जमीन के कागज किसी के पास गिरवी रख दूंगी तो अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तक ये सांस चलेगी तेरे खेत की जमीन को कुछ नहीं होगा। और मुझे अपने पिताजी पर भरोसा है, वो जरूर कुछ करवा देंगे। और वह भी तो तुझे अपनी बेटी ही मानते हैं, तो तू चिंता मत कर। कुछ पल की चुप्पी के बाद राधा ने संदूक से खेत के कागज निकाले और मीना को थमा दिए। इसमें मेरी माँ बाबूजी की सांसें हैं। मीना, इन्हें संभाल कर रखना, वरना सब उजड़ जाएगा। मैं कोई गैर नहीं हूँ राधा। अगर तुझ पर कुछ बीत गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और तुझे पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो मैं तुझसे ये ले रही हूँ। तब बात करने के थोड़ी देर बाद मीना अपने घर चली जाती है और राधा की माँ राधा से बोलती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं तब चुप थी क्योंकि मुझे तेरी सहेली मीना पर बहुत भरोसा है। वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके पिता कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत लालची है। अरे माँ, कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे ही चिंता कर रही हो। उसके पिताजी जैसे भी हो, लेकिन हमारे साथ तो अच्छे हैं। वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। मैं ये सब आपकी दवाई के लिए ही कर रही हूँ। आपकी तबीयत आए दिन खराब होती रहती है। हमें पैसों की जरूरत है माँ। कुछ दिन बीत गए। राधा को मीना ने पैसे भिजवाए। माँ की दवा शुरू हुई। राधा ने सोचा, मीना तो देवी निकली। वो बचपन से अमीरी में पली बड़ी है, फिर भी उसने मेरे साथ हमेशा अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई है। उसने कभी अमीरी गरीबी में भेदभाव नहीं किया। पर उसी शाम ठाकुर वीरेंद्र अपने बैठक में बैठे हुए एक आदमी से कह रहे थे, खेत की जमीन के दस्तावेज मिल गए हैं। अब अगले महीने सारे दस्तावेज मेरे नाम के हो जाएंगे और फिर वो जमीन हमारी। पर मुखिया जी, वो तो आपकी बेटी की सहेली है।
राजनीति में कोई सगा नहीं होता और बेटी की भावनाएं वो मेरे कारोबार में आड़े नहीं आने दूंगा मैं। और वैसे भी मैं ये सब उसी के लिए तो कर रहा हूँ। ये सब धन दौलत होगी तो उसी का भविष्य अच्छा होगा। है, लेकिन मुखिया जी, राधा भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। उस बेचारी का तो पिता भी नहीं है, और अगर उसकी जमीन ले लेंगे तो उसका और उसकी माँ का क्या होगा? उसका भी तो कोई भविष्य है। अरे तुम उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? जैसे है वैसे रहने दो। और वैसे भी राधा के साथ मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं तो उनकी जमीन अपने पास रखकर उन्हीं पर एहसान कर रहा हूँ। और हाँ, उनसे जमीन मुफ्त में थोड़ी ले रहा हूँ, जमीन के बदले पैसे तो दे ही रहा हूँ। लेकिन मुखिया जी, आप तो उन्हें आधे पैसे ही दोगे जो लोग गिरवी रखने पर देते हैं। ये तो फिर भी नाइंसाफी है। अब तू ज्यादा बोल रहा है। तुझे यहां मैंने ज्ञान देने नहीं बुलाया है। तुझे जो काम दिया है वह कर, और उसके बदले में तुझे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं। और अगर तूने काम नहीं किया तो याद रखना, गांव का मुखिया हूं मैं। आने वाले दिनों में तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। मुखिया की धमकी से वो आदमी चुप हो जाता है और मुखिया की बात मान लेता है, क्योंकि गांव के बहुत से आदमियों की तरह यह आदमी भी मुखिया के एहसान तले दबा हुआ था। अगले सुबह राधा मूर्ति बनाने की जगह पर थोड़ी सी चिंता में बैठी हुई थी। राधा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। मीना के कहने पर उसने अपने खेत के कागज मीना के हाथों सौंप दिए थे, लेकिन अब कुछ सवाल उसके मन में उठने लगे थे। उसे गांव के लोगों की बातों से भी अफवाहें सुनने को मिल रही थी कि ठाकुर वीरेंद्र ने उसकी जमीन अपने कब्जे में कर ली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर जब राधा अपने आंगन में अपनी बनाई हुई मूर्तियों को संभाल कर रख रही थी, तभी गांव के एक बुजुर्ग हरिदास काका उसके पास आए। राधा बिटिया, सुना है तुमने अपने खेत के कागज मीना के हवाले कर दिए? हाँ काका, मीना ने कहा था कि उसके पिता जमीन को किसी के पास गिरवी रखकर मुझे थोड़े पैसे दिलवा देंगे, जिससे मैं अपनी माँ की दवाई का इंतजाम कर सकूं। मैं मूर्ति बनाकर जितना कमाती हूँ वो सब तो रोज के खर्चे में निकल जाता है, और मैं अपने पिता की वह जमीन बेच भी नहीं सकती क्योंकि माँ मना करती है। वो कहती है कि वो जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है और वह जमीन मेरे भविष्य के लिए जरूरी है। देख बिटिया, गांव में सब कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है। ठाकुर वीरेंद्र की चालाकी किसी से छुपी नहीं है। मीना भी जानती है कि उसके पिता धन दौलत के मामले में कितने लालची हैं। हो सकता है वह भी अब अपने पिता की तरफ हो गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है काका? मीना तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझसे कभी धोखा नहीं कर सकती। आप उसके बारे में गलत मत बोलो। उसने बचपन से आज तक मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं किया, और उनके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। तो फिर वो लोग हमारी जमीन क्यों हड़पेंगे? दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता बिटिया, पर सावधानी जरूरी है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपनी जमीन का ध्यान रखना। तुझसे ज्यादा समय मैंने इस गांव में व्यतीत किया है। मैं उस ठाकुर वीरेंद्र को अच्छी तरह जानता हूं। यह सब कहकर हरिदास काका वहां से चले जाते हैं, लेकिन राधा के मन में कई सवाल और संदेह छोड़ जाते हैं। राधा ने मन ही मन फैसला किया कि वो मीना से बात करेगी और सब कुछ स्पष्ट करेगी। शाम होने से पहले राधा मीना के घर गई और मीना हंसती हुई दरवाजे पर खड़ी मिलती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर बात करने लगती है। राधा, क्या बात है? आज अचानक क्या काम है जो तू ऐसे अचानक अपनी सहेली से मिलने आ गई है? मीना, कुछ बातें मुझे समझ नहीं आ रही। गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी जमीन लेने की फिराक में हैं। क्या ये सच है मीना? ये सब क्या बोल रही है तू? पागल है क्या? भला मेरे पिताजी तेरी जमीन को क्यों लेंगे? उन्होंने तो जमीन किसी जमींदार के पास गिरवी रखवाई होगी ना। तुझे अचानक क्या हो गया है? तू ऐसे शक भरे सवाल क्यों पूछने लगी है? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। राधा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मेरे पिताजी पर तू ऐसे इल्जाम मत लगा। अरे हम लोग तेरी मदद ही तो कर रहे थे ना, और तू हम ही पर शक कर रही है। माना कि मेरे पिताजी की सोच थोड़ी अलग है। वो चाहते हैं कि गांव में उनकी पकड़ मजबूत हो, लेकिन पिताजी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, और वैसे भी हमें तेरी जमीन की जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। देख मीना, ये गलत इल्जाम लगाने की बात नहीं है। सब गांव वाले यही कह रहे हैं, और गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी अपने मुखिया पद का गलत फायदा उठाते हैं। वो बहुत लालची है और मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लगता है।
वह जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है। कृपा करके तुम लोग वो जमीन हमें वापस कर दो। राधा, अब मुझे सब समझ आ रहा है। अच्छा खेल खेल रही है तू। पहले जमीन गिरवी रखकर पैसे ले लिए और अब जमीन वापस मांग रही है। तुझे समझने में मुझसे भूल हो गई। तू तो लालची निकली रे। राधा मीना की बात सुनकर गुस्से में बोली। मैं लालची नहीं हूँ। लालची तो तू और तेरे पिताजी है, जो गांव के कितने ही लोगों के साथ अन्याय कर चुके हैं। मैं तेरे पास इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा ये सब तेरे पिताजी अकेले कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आ गया तू भी उन्हीं के साथ मिली हुई है। एक बार भी मेरी बीमार माँ के बारे में नहीं सोचा तूने। तुझे पता है मैं अपनी माँ की तबीयत को लेकर कितनी परेशान हूँ, लेकिन तेरी दोस्ती ने मुझे एक उम्मीद दी थी। अब तेरे इस धोखे ने वो उम्मीद भी मुझसे छीन ली। हद हो गई राधा। जब से आई है तब से तू इल्जाम पे इल्जाम ही लगाई जा रही है। मैंने तेरे और मौसी के लिए कभी कोई गलत नहीं सोचा था। अब बहुत हो गया। तू निकल मेरे घर से। तू जैसी गरीब और छोटी मानसिकता वाली लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे। हाँ, अब क्यों कोई रिश्ता रखेगी तू? सब काम हो गया ना तुम दोनों का। और हाँ, गरीब तो हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरह दिल से नहीं। अगर जमीन चाहिए थी तो मांग लेती। ऐसे विश्वासघात करने की जरूरत नहीं थी। दे देती तुझे जमीन और रह लोते हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी से, ईमानदारी से। यह सब बोलकर राधा गुस्से और दुखी मन से वहां से चली जाती है और मीना भी राधा से यह सब सुनकर दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रात को राधा चारपाई पर बैठी अपनी माँ से दुखी मन से यह सब जमीन के मामले में बात करने लगती है। लोग धन दौलत के लिए कितने लालची और मतलबी बन जाते हैं। जिसे मैंने बचपन से अपने परिवार का हिस्सा समझा, वही आज हमारे साथ हमारी जमीन के लिए विश्वासघात कर रहे हैं। बेटी, मैं तो मीना को अपनी बेटी की तरह देखती थी, लेकिन मीना ने अपने पिता का साथ देकर मुझे गलत साबित कर दिया। उसके पिता तो है ही लालची, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीना भी ऐसी निकलेगी। उसने लालच में हम जैसे गरीब की जमीन को भी नहीं छोड़ा। हाँ माँ, लोग बहुत स्वार्थी बनते जा रहे हैं, लेकिन माँ आप चिंता मत करो। मैं उन लोगों को इतनी आसानी से अपनी ज़मीन लेने नहीं दूंगी। मैं पूरे गांव में यह मुद्दा उठाऊंगी और पंचायत में सबके सामने मुखिया और मीना को दोषी साबित करूंगी। नहीं बेटी, तू ये सब मत कर। ये लोग पैसे वाले हैं, उनकी तरफ बहुत लोग हैं। तू उनसे जीत नहीं पाएगी, उल्टा पूरे गांव में तू शर्मिंदा होगी। हम जैसे हैं वैसे ही जी लेंगे। हम उस जमीन के मोहताज नहीं हैं। लेकिन माँ, वो पिताजी की निशानी है। मुझे ज़मीन का लालच नहीं है, लेकिन मैं अपने पिताजी की निशानी उन लालची और मतलबी बनने नहीं दूंगी, लोगों को नहीं दूंगी। मैं कल हरिदास काका के साथ जाकर पंचायत में यह मुद्दा ज़रूर उठाऊंगी। नहीं बेटी, मान जा, जिद छोड़ दे। तू लड़की है और गांव में तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। नहीं माँ, आप चिंता मत करो। गांव के कई लोग मुखिया से परेशान हैं। वही लोग जरूर मेरी समस्या को समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। यह सब बात करने के थोड़ी देर बाद राधा अपने कमरे में सोने जाती है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए। मीना भी पंचायत में अपने पिता के बगल में खड़ी हुई थी। क्यों भाई हरिदास, क्या हुआ? पंचायत बुलाने की मांग क्यों की? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है भाई? मुझ पर क्या मुसीबत आएगी? मुसीबत तो इस बेचारी और इसकी माँ पर आई है, वो भी तुम्हारे कारण। अरे हरिदास, ये क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ, सच बोलने वाले पागल ही तो होते हैं, और हम भी तो पागल हैं जो आपको मुखिया चुना। आप हमें इंसाफ दिलाएंगे ये तो दूर की बात है, आप तो खुद ही हमें लूटने चले हैं। अरे सब चुप हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। मैं फैसला करूंगा कि क्या सच है और क्या झूठ। और हाँ राधा, बता तू क्यों मुझ पर यह सब इल्जाम लगा रही है? आखिर हुआ क्या है? ठाकुर वीरेंद्र का यह सब झूठ मूठ का नाटक देखकर राधा गुस्से में बोल पड़ी। सब जानकर अनजान मत बनिए आप। आपने और आपकी बेटी ने मिलकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। मुसीबत के समय में मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तब मैंने आपको अपनी ज़मीन गिरवी रखने को दी थी और आपने खुद ही वह ज़मीन हड़प ली। आपको हम गरीबों के साथ ऐसा अन्याय करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई। राधा की बात सुनकर गांव वालों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सब हैरान थे क्योंकि राधा ने सीधे सबके सामने गांव के मुखिया पर इल्जाम लगाया था। तभी मुखिया सबको शांत कराकर बोला,
राधा, तू जो इल्जाम मुझ पर लगा रही है उसका कोई सबूत भी है या यूं ही अपने मन से कहानी बनाकर बोल रही है? क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने तेरी जमीन गिरवी नहीं रखवाई और अपने पास रख ली? राधा यह सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, लेकिन तभी हरिदास ने मुखिया से कहा, इसके पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन मुखिया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो जाए कि तुमने इसकी जमीन गिरवी रखवाई और अपने पास नहीं रख ली? वाह हरिदास, आज बड़ी जुबान चल रही है तेरी। भूल गया जब तूने अपनी जमीन का बंटवारा अपने भाई के साथ किया था, तब मैंने ही तुझे तेरे हक की जमीन दिलाई थी। और हाँ, रहा सवाल मेरे सबूत का, आज तो जमीन के कागजात मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि जिसके पास गिरवी रखवाए थे उसके पास हैं। लेकिन मैं कल तक वह कागजात जरूर सबके सामने लाकर दिखाऊंगा और तब पता चलेगा कि असली लालची कौन है। गांव के लोग मुखिया की बात मान लेते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। कई लोग मुखिया का सच तो जानते हैं, लेकिन उसके दबदबे के आगे सब बेबस थे और हरिदास और राधा भी कोई सबूत ना होने के कारण चुप हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर आकर राधा दुखी मन से अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। गांव के कई लोग मुखिया के साथ हैं और कई तो उनकी ताकत के आगे झुक गए हैं। दुनिया ऐसे मायूस मत हो बेटी, मैं तो जानती थी ऐसा ही होगा। आजकल गरीबों की कहाँ कोई सुनता है। दुनिया आजकल बहुत कठोर हो गई है माँ। अब तो सब भगवान के ऊपर ही है। पता नहीं क्या होगा। वो मुखिया तो कह रहा है कि कोई सबूत दिखाएगा। ऐसा ना हो कि वो कोई फर्जी कागजात दिखाए और बाद में हमारी जमीन को चुपचाप अपने नाम कर ले। सुनता है, ऐसा होगा तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर मुखिया ये दिखाए कि जमीन किसी जमींदार के यहाँ गिरवी है, तो डर किस बात का। अब तो पूरा गांव जान जाएगा कि जमीन हमने गिरवी रखी है, ना कि बेची है। और तब मुखिया जमीन कैसे ले पाएगा। नहीं माँ, मुझे हरिदास काका ने बताया है कि उन्हें मुखिया का ही कोई आदमी आकर बोला कि मुखिया हमारी जमीन को अपने नाम करना चाह रहा है। वो मुखिया बहुत चालाक है माँ, वो जरूर कुछ करेगा। वो ऐसे ही कोई सबूत जुटाने नहीं जाएगा। जरूर उसके पास कोई चाल होगी, कोई ना कोई शरारत जरूर होगी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी रात को अपने दुख भरे जीवन के बारे में बातें करते करते रात बिता देती हैं। अगले दिन मुखिया अपने घर पर अपने आदमी से जमीन के कागजात के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें पता तो है ही कि करना क्या है। बस तुम यह आखिरी काम कर दो और मैं तुम्हें भी इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। मुखिया जी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है, वो राधा आपकी बेटी की सहेली है और वह बेचारी जैसे तैसे अपना घर चला रही है। आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए। सुन, तू अपना दिमाग मत लगा। बहुत दिनों से तेरी बकबक सुन रहा हूं। अब और नहीं, जो कहा है वह जाकर कर। और तू क्यों उनका सगा बना हुआ है? अरे, मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था। अगर अभी मैंने उनकी जमीन नहीं ली तो कभी नहीं ले पाऊंगा। यही सबसे अच्छा अवसर है। तू यह सब मत सोच। आजकल कौन किसका सोचता है। मुखिया के मुंह से यह सब सुनकर गंगाराम को अच्छा नहीं लगता। उसने मुखिया के साथ बहुत से गलत कामों में साथ दिया था, लेकिन अब राधा के परिवार के साथ यह सब करने को उसका दिल नहीं मान रहा था। और फिर वो मुखिया की नजरों से बचते हुए मीना से मिलता है। बेटी मीना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे चाचा, आपको अचानक क्या बात करनी है मुझसे? और आप ऐसे घबराए हुए क्यों आए हो? और अगर कुछ गांव की बात है तो पिताजी से कहिए। वो मुखिया है, मैं नहीं। अरे नहीं बेटी, गांव की बात नहीं है। मुझे राधा से जुड़ी कुछ बात करनी है। नहीं चाचा, मुझे उसके विषय में कुछ नहीं सुनना है। उस जैसी छोटी सोच वाली लड़की की बात मेरे सामने मत कीजिए आप। अरे ये क्या बोल रही है बेटी? वो तेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और तू पहले सुन तो सही, मैं क्या बोलने वाला हूं। ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? मैं बहुत मुश्किल से तेरे पिता से छुपकर तुझसे बात करने आया हूं। एक बार सुन तो ले। ऐसी क्या बात है चाचा जो आप छुप कर आए हो और सिर्फ मुझे ही बताना चाहते हो? बेटी सुन, तू राधा को गलत समझ रही है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो तेरे पिताजी पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही है।
वो तो सब सच बोल रही। मीना को गंगाराम उसके पिता के पहले के और राधा के साथ किए गए सब करतूत बताने लगता है और मीना यह सब सुनते हुए आंखों से आंसू बहाने लगती है। गंगाराम के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मीना को बहुत दुख होता है और वो राधा के साथ किए गए अपने व्यवहार को लेकर खुद पर ही गुस्सा होने लगती है। मुझे सब समझ आ गया है। मैं ही बेवकूफ थी जो अपने ही पिता के बुरे करतूतों और लालच को देख नहीं पाई। गलतफहमी में मैंने उस बेचारी राधा को कितना कुछ सुना दिया। पता नहीं, मैंने एक बार भी उसके पक्ष में सोचने की कोशिश नहीं की। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी सबसे प्यारी सहेली को खो दिया। बेटी, मैं जल्दी से चलता हूँ, नहीं तो तेरे पिता देख लेंगे। और हाँ, मैं तुम दोनों सहेलियों के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं तुझसे बस इतना कहता हूँ कि तूने जो बुरा बर्ताव उसके साथ किया है, उसकी माफी मांग राधा से और तू उसे इंसाफ दिला दे। ये बोलकर गंगाराम मीना को जमीन के कागज दे देता है और वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। गंगाराम के वहां से जाने के बाद मीना वो कागज लेकर गुस्से में अपने पिता के पास जाती है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। पिताजी, आप तो बहुत लालची इंसान निकले। आपने तो अपने लालच की वजह से मेरी बहन जैसी सहेली के साथ दोस्ती तोड़वा दी। आपके लिए मैंने उसे क्या क्या नहीं सुना दिया। अब मैं कैसे उसके सामने मुंह दिखाऊंगी। आप तुझे अचानक क्या हुआ बेटी? और यह तू अचानक बहकी बातें क्यों करने लगी है? और तुझे यह कागज कहाँ से मिला? रहने दीजिए पिताजी, अब और कितने झूठ बोलेंगे आप। मुझे सब पता चल गया है। ये जमीन के कागज सब कुछ बता रहे हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं। आपने तो कहा था कि ये जमीन दूसरे गांव के जमींदार के पास गिरवी रखी है ना, तो फिर ये कागज आपके नाम पर यहाँ क्या कर रहे हैं? मीना को सच्चाई का पता चलते ही ठाकुर वीरेंद्र चुप हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। बेटी, मैंने तो यह सब तेरे भविष्य के लिए ही किया था। अब तू ही मुझे गलत समझ रही है बेटी। पिताजी, कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए ऐसे दूसरों को ठग कर धन और जमीन जुटाने की। जितना है वही काफी है। और आप वो लालच छोड़ दीजिए। आप दूसरों को ठगते हैं, गरीबों को धमकाते हैं। शायद इसी वजह से माँ भी आपको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और अगर अब भी आप नहीं सुधरे तो मैं भी आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। फिर रहिए आप अकेले इस धन दौलत के साथ। माँ को लेकर कहे गए शब्दों से ठाकुर वीरेंद्र भीतर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने अपनी लालच को प्यार का नाम दे दिया। मैं बहुत लालची हो गया था। लेकिन बेटी, तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं पंचायत में जाकर पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानूंगा और राधा की जमीन भी वापस कर दूंगा। बस तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं अकेले नहीं जी पाऊंगा बेटी। मीना को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने पिता को ऐसी दुखी अवस्था में देखकर मीना का दिल पसीज जाता है। वे मान जाती है और अपने पिता को अपनी गलती मानते हुए देखकर राधा के पास अपने पिता के साथ जाकर माफी मांगने का फैसला करती है और उसे उसकी जमीन वापस लौटाने की भी सोचती है। अगले दिन मीना और उसके पिता राधा के घर जाते हैं और मीना के हाथ में जमीन के असली कागजात होते हैं, जिनमें जमीन राधा और उसकी माँ के नाम पर दर्ज होती है। और मीना का पिता राधा और राधा की माँ को सारी बात बताकर उनसे माफी मांगता है। तो राधा की माँ और राधा उसे माफ कर देती है और मीना उन्हें जमीन के असली कागजात वापस लौटा देती है।